हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 12 सितंबर। 12 सितंबर की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एनालाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो बात ये है कि मैं कई दिनों से आपसे कह रही थी कि कुछ सरप्राइज है। तो सरप्राइज ये था कि हमने एक टीम बनाई है और अब हम टीम के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक क्या था कि ये चैनल का नाम मयूरी भागवानी था और मैं अकेले यहाँ पे आपको लेक्चर्स डिलीवर कर रही थी या जो भी स्ट्रैटेजी वीडियोस वगैरह थे, लेकिन आपकी डिमांड आ रही थी कि ये भी लाओ मैम, वो भी लाओ। ठीक है, तो अब देखो, चाहे फिर वो स्ट्रैटेजी वीडियोस हो या लेक्चर्स हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, सब कुछ सिर्फ मेरे लिए करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एक टीम के साथ हम आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे इसमें और मेंबर्स ऐड होंगे। ओके, अभी कुछ मेंबर्स ऐड हो चुके हैं जो बैकएंड पे काम कर रहे हैं, और इसके साथ कुछ और मेंबर्स अभी ऐड होंगे। आपको नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे, नए फैकल्टीज भी मिलेंगे, और ये सब कुछ होगा अंडर अ नेम ऑफ IAS श्योर शॉट। तो आज से हमारे इस चैनल का, हमारे इस पूरे वेंचर का नाम बदल के चेंज हो रहा है IAS श्योर शॉट, जो कि पहले मयूरी भागवानी था। ओके, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज की डेट है 12 सितंबर और आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को एनालाइज कर रहे हैं इस हम पर्टिकुलर वीडियो में। तो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही आर्टिकल्स को, दोनों के ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को यहाँ पे हम देखने वाले हैं विद द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। लेकिन अभी बता दूं मैं आपको कि आप मुझसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे मीडियम्स जो हैं, अभी देखो कुछ कुछ दिनों में इनके नाम जो है, इनके हैंडल्स के सभी के नाम चेंज होंगे। तो ये मयूरी भागवानी नाम का टेलीग्राम चैनल है, आपको इसमें कुछ 700 से ऊपर यहाँ पे लोग मिलेंगे। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर लो। और साथ में एक हमारा डिस्कशन ग्रुप है, मयूरी भागवानी मयूरी भागवानी यूपीएससी। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लो, और इसको ज्वाइन करने के बाद आप अपने आंसर्स इस पे भेज सकते हो। साथ में मेल आईडी, ट्विटर और इंस्टाग्राम के साथ आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आगे बात कर लेते हैं आज के हम टॉपिक्स की। बात करें उससे पहले चेज योर गोल इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं। ये चेज योर गोल इनिशिएटिव क्या था? देखो, मैंने ये कहा था कि हमारे जो न्यूज एनालिसिस वीडियोज आते हैं उसके बीच में एक प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ मैं, और साथ में एक क्वेश्चन देती हूँ मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। तो जो लोग भी इसमें प्रॉपरली रिलीजियसली पार्टिसिपेट करेंगे, साथ में अभी संडे को हमारा प्रीलिम्स संग्राम हुआ था जिसमें कि हमने करंट अफेयर्स के क्विज हम लेकर आए थे। तो जो भी पर्सन, जो भी कैंडिडेट इन सभी इनिशिएटिव्स में रिलीजियसली पार्टिसिपेट करेगा, उसको मेरी साइड से मिलेगा एक फ्री पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप कॉल टू अलाइन देयर प्रेपरेशंस अकॉर्डिंग टू यूपीएससीज डिमांड। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे चेज योर गोल इनिशिएटिव का फेज 2 चल रहा था, जो कि आज खत्म हो चुका है, यानी कि कल ही खत्म हो चुका था। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो मैं अनाउंस कर देती हूँ। चेज योर गोल इनिशिएटिव फेज 2 के विनर्स कौन कौन है देखो। पहले हैं ईशा, उसके बाद है आदेश मस्के, अर्पित पाठक हैं, विकास कुमार तराई है, देवा है, नीरज मकलूर, द आर्ट जोन, ओके, देव क्रिएशन, संगीता दास, नीलेश कुमार व्यास, मोहम्मद शाकिब और विधि राघव, और वीरेंद्र स्वराज और कृपा। ठीक है, ये लोग हैं जिन्हें मेरी साइड से जाने वाला है मेंटरशिप कॉल। आप लोगों को, जितने भी लोग इसके विनर है ना, आप लोगों को एक काम करना है। आप सभी लोग, क्योंकि देखो टेलीग्राम पे आप लोगों को ढूंढना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, सबके नाम उल्टे सीधे हैं वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को मुझे एक मेल करना है। मेल करना है कौन सी आईडी पे? मयूरी भागवानी 20@gmail.com। ओके, इस पे मेल करो और सिर्फ ये बता दो कि मैम हम सिलेक्ट हो चुके हैं, आपके चेंज और गोल इनिशिएटिव के अंतर्गत हमें एक आपकी तरफ से मेंटरशिप कॉल मिलना है। बस इतना सा कर दो, फिर हम अकॉर्डिंगली शेड्यूल करेंगे एंड देन यू विल गेट अ मेंटरशिप कॉल फ्रॉम मी। ऑलराइट, तो चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और देखो, आज का पहला आर्टिकल जो कि सैटरडे को भी बहुत न्यूज में था, और आर्टिकल है अबाउट टीबी। ओके, टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है। तो देखो हुआ क्या है, हुआ कुछ यूं है, जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, तो देखो हुआ यूं है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया। उस इनिशिएटिव का नाम है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत। ठीक है, प्रधानमंत्री, ये देखो, प्रधानमंत्री टीबी टीबी मुक्त भारत। ओके, मुक्त भारत अभियान। ऑलराइट, तो ये हमारा इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री भारत टीबी मुक्त भारत अभियान। और इसके अंतर्गत होना क्या है, इसके अंदर कल 2025 तक, ठीक है, ईयर 2025 तक हमें इंडिया को टीबी फ्री करना है। ओके, तो ये है मेन हमारा प्रधानमंत्री भारत जो टीबी
मुक्त भारत इनिशिएटिव का एम। ऑलराइट, अब देखो हुआ क्या है। अब पहली चीज मैं आपको समझाती हूँ कि टीबी क्या है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस क्या है, कौन सा डिसीज है। ये प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत का मतलब क्या है, क्या इस इनिशिएटिव से हमें क्या समझ में आता है, क्या एम है। और उसके बाद हम देखेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में जिसमें बात हो रही है निक्षय मित्र की, ठीक है। ये निक्षय मित्र कौन है, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। ऑलराइट, तो ये हम पूरा आर्टिकल इसमें हम ऐसे देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टीबी क्या है, फिर आएंगे इस आर्टिकल के ऊपर भी। तो टीबी जो है, ट्यूबरकुलोसिस जो है, एक इन्फेक्शियस डिसीज है जो कॉज होता है बिकॉज ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण टीबी होता है, याद रखना इट इज अ बैक्टीरिया बेस्ड डिसीज। ओके, दूसरी चीज ये कि ये जो है आपके लंग्स को अफेक्ट करता है और आपके दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी ये अफेक्ट कर सकता है। तीसरी चीज ये कि ये ट्रीटेबल है और क्यूरेबल भी है, ठीक है। ट्रीटेबल और क्यूरेबल है यानी कि इसको ट्रीट किया जा सकता है, इसको क्योर किया जा सकता है, लेकिन क्या इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, तो वैक्सीन भी है इसके नाम की। वैक्सीन का नाम है बीसीजी, बेसिला कैलमेट ग्यूटेरस। ओके, तो यहाँ पे ग्यूरिन, बेसिला कैलमेट ग्यूरिन जो है इसका नाम है, बीसीजी वैक्सीन है। ओके, और ये टीबी के डिसीज को काउंटर करने के लिए, पहले से ही प्रिवेंट करने के लिए काम आती है। ओके, अच्छा, दूसरी चीज देखो, सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में काफी कॉमन सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि जो लंग्स होते हैं ना उनको अफेक्ट करता है, उसके कारण काफी ज्यादा कफ आपको देखने को मिलेगा। जब आप कफ कर रहे होते हो यानी कि खांस रहे होते हो, उस टाइम पे आपको ब्लड के सैंपल्स अपने देखने को मिल सकते हैं। ब्लड के आपको जो यहाँ पे कफ के साथ ब्लड आ सकता है, साथ में चेस्ट पेन, वीकनेस, वेट लॉस, फीवर एंड नाइट स्वेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ा डिसीज है टीबी हमारे पूरी दुनिया में। लगभग लगभग 1.5 मिलियन लोग जो हैं अभी तक, इनकी जो जान है, 1.5 मिलियन लोग यानी कि 15 लाख लोगों की जान टीबी से जा चुकी है इन द ईयर 2020। ओके, और लगभग 10 मिलियन लोग टीबी का शिकार हो चुके हैं 2020 में। ऑलराइट, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इनफैक्ट इंडिया में देखोगे तो इंडिया में पूरी दुनिया का हाईएस्ट बर्डन इन केस ऑफ टीबी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। 26 लाख लोग हमारे देश में हैं जो टीबी से ग्रसित हैं, तो बहुत बड़ी चीज होती है ये। ओके, नेक्स्ट है चैलेंजेस क्या है। देखो टीबी हमारे देश में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फैल चुका है और इसको हमको अगर काउंटर करना है तो हमें कुछ चैलेंजेस हैं, इनको काउंटर करना पड़ेगा। तो चैलेंजेस देखो क्या क्या है। पहला है कि यहाँ पे हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना रूरल एरियाज में उतना स्ट्रांग नहीं है। दूसरी चीज है अनरेगुलेटेड प्राइवेट हेल्थ केयर हमको देखने को मिलता है। ओके, अनरेगुलेटेड प्राइवेट हेल्थ केयर आपको देखने को मिलता है। इसके साथ इरेशनल यूज देखने को मिलता है फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग्स का। तो क्या होता है ना कि यहाँ पे प्राइवेट हेल्थ केयर में भी कोई भी किसी को भी कुछ भी एंटीबायोटिक्स दे रहा है। कोई भी डॉक्टर, आप जाते हो जनरली आप देखते हो इंडिया में कि आपको सर्दी खांसी या बुखार होता है, आप जाते हो मेडिकल पे केमिस्ट के पास और बोलते हो दवाई दे दो, ठीक है। केमिस्ट को नहीं पता, केमिस्ट आपको हर कोई तरह की एंटीबायोटिक दे देगा। इसके कारण क्या हो जाता है, आप ड्रग रेजिस्टेंट बनते जाते हो और जो भी फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन ड्रग्स होते हैं टीबी के वो आपके शरीर पे काम ही नहीं करते, ठीक है। तो अनरेगुलेटेड तरीके से हेल्थ केयर चल रहा है। दूसरा है पावर्टी, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल और करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज हैं हमारे देश के साथ जो जिसके कारण हमारे देश में टीबी कर्व हम नहीं कर पा रहे। अब देखो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान क्या है। ये एक इनिशिएटिव है, किसका इनिशिएटिव है, याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का ये इनिशिएटिव है। और इसमें क्या होने वाला है, इसमें हम टीबी को एलिमिनेट करने वाले हैं बाय द ईयर 2025। ओके, इसके ऑब्जेक्टिव्स देखो क्या है। ऑब्जेक्टिव्स में पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि यहाँ पे जितने भी टीबी पेशेंट हैं उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करना है उनके ट्रीटमेंट के आउटकम्स को सुधारने के लिए। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे हमें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट लेकर आनी है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है, देखो जहाँ पे कम्युनिटी इन्वॉल्व करेगी, देखो टीबी के साथ एक बड़ा स्टिग्मा क्या है, या जो भी मेजर डिसीज है इंडिया में उसके साथ स्टिग्मा क्या है कि उसे अछूत मान लिया जाता है, उसे सोसाइटी से एक्सक्लूड करने की कोशिश करते हैं जिससे डिसीज हुआ है। तो यहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अगर होता है तो बहुत जल्दी ट्रीटमेंट हो पाएगा, अवेयरनेस जल्दी आ पाएगी और लोगों को इलाज भी ढंग से मिल पाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का। दूसरी चीज है यहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक्टिविटीज को इंक्लूड करना। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, देखो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, वो सारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंट हिस्सा प्रोवाइड करें किसको, हमारे देश के सोसाइटी को, हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को। और उस पूरे हिस्से को, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस हिस्से को यूज किया जाए टीबी के इलाज में और उन लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो टीबी से ग्रसित हैं।
इसके अलावा देखो दो तीन कंपोनेंट्स है इसके। एक बड़ा कंपोनेंट है निक्षय मित्र इनिशिएटिव। इसमें क्या होने वाला है कि आप यहाँ पे एक तरह से डोनर बनोगे। एक इंडिविजुअल हो सकता है, कोऑपरेटिव हो सकते हैं, ये डोनर्स बन सकती हैं और ये पार्टिसिपेट कर सकती हैं इस प्रोग्राम में। बेसिकली इनका काम ये होगा कि जो लोग भी टीबी से ग्रसित हैं उनकी हेल्प करना, किसी ना किसी तरह उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक्स हो गए, न्यूट्रिशन हो गया, वोकेशनल सपोर्ट हो गया, ये सब प्रोवाइड करना टू द टीबी पेशेंट्स। ओके। और इसमें एक निक्षय डिजिटल पोर्टल भी बनाया गया है जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे टीबी से ग्रसित लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ऑलराइट। तो देखिए हमारा आर्टिकल क्या कहता है, हमारा जो आज का आर्टिकल है वो कहता क्या है। आर्टिकल कहता है कि हम जो है अब ये मित्र फाइंड करने लगे हैं, निक्षय मित्र जो है हम इनको फाइंड करने लगे हैं। और ये निक्षय मित्र क्या करेंगे, इस प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में पार्टिसिपेट करेंगे। और ये जो निक्षय मित्र होंगे बेसिकली ये टीबी पेशेंट्स को किसी ना किसी तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और काफी अच्छा इसमें रिस्पॉन्स हमको देखने को मिला है। लगभग लगभग 1 लाख से ज्यादा टीबी पेशेंट्स को यहाँ पे कई सारे निक्षय मित्र मिल गए हैं। ठीक है। तो कई सारे लोगों ने खुद से वॉलंटरीली इसमें एनरोल भी कराया है। ओके। अब देखो इनका मतलब क्या है, ये जो टीबी के जो ये निक्षय मित्र हैं वो करेंगे क्या, वो यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट हो गया, वोकेशनल सपोर्ट हो गया, और यहाँ पे कम्युनिटी इंगेजमेंट, इफेक्टिव इंगेजमेंट लाना कम्युनिटी में, ये एम है इस पूरे निक्षय मित्र प्रोग्राम का। ओके। और इसमें जो डोनर्स होंगे वो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, साथ में कोऑपरेटिव्स हो सकती हैं, कॉर्पोरेट्स हो सकते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, एनजीओ हो सकते हैं, ये सब जो है ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज अ निक्षय मित्र। और इसमें देखो एक निक्षय पोषण योजना भी है। ये निक्षय पोषण योजना क्या है, हमारा एक नेशनल स्ट्रेटजी चल रही है। ठीक है। नेशनल स्ट्रेटजी टू कर्ब टीबी ये चल रहा है हमारा। इसमें एक निक्षय पोषण योजना भी थी जिसमें हम जो मॉनेटरी सपोर्ट है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम था इसके अंतर्गत ये निक्षय पोषण योजना जो है वो चालू की गई थी। अब देखो यहाँ पे जो टीबी पेशेंट हैं उनको यहाँ पे उनके कंसेंट से सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सकता है। और यहाँ पे देखो जो इंडिविजुअल डोनर्स हैं वो चूज कर सकते हैं कि हम इस पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। कम से कम आपको 1 साल का, 1 ईयर का आपको यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर आप इसमें एनरोल करते हो तो। ओके। और इसमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट, वोकेशनल सपोर्ट, एडिशनल जो भी इन्वेस्टिगेशन है, ये सारे डायग्नोस्टिक्स वगैरह में आपको मदद करनी रहेगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे अवेयरनेस भी क्रिएट हो जाएगी कम्युनिटी इंगेजमेंट से, और साथ के साथ ट्रीटमेंट में भी मदद मिल जाएगी लोगों के। ओके। अभी देखो इंडिया में लगभग वर्ल्ड का हाईएस्ट जो टीबी बर्डन है वो एग्जिस्ट कर रहा है। लगभग 26 लाख लोगों को यहाँ पे टीबी हो चुका है हमारे देश में। और हर साल लगभग 4 लाख लोगों की डेथ हो रही है। ठीक है। लगभग 4 लाख लोगों की डेथ हो रही है हर साल बिकॉज ऑफ टीबी। ओके। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अभी हमें अगर इसको कम कम करना है, जो कि हमने ठाना हुआ है कि 2025 तक हम इसको निपटा देंगे, खत्म कर देंगे पूरे देश से, इसको फ्री करवा देंगे, हम इंडिया को फ्री करवा देंगे टीबी से, उसके लिए ये निक्षय मित्र अपॉर्चुनिटी जो है, निक्षय मित्र प्रोग्राम जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा इशू है द टीडियस प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन। तो देखो इसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं। पहले हम बात करते हैं एडॉप्शन क्या होता है। देखो एडॉप्शन का मतलब क्या है, एडॉप्शन का मतलब क्या है कि कोई एक बच्चा है, ठीक है, कोई एक बच्चा है, उससे आप अपने उसके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, ठीक है, उसके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनसे अलग करो और इसको किसी और पेरेंट्स का, किसी और पेरेंट्स का लीगल चाइल्ड बना दो। ठीक है। और लीगल चाइल्ड होने के बाद ये वो सारे राइट्स इसको मिलेंगे, वो सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे जो कि एक बायोलॉजिकल चाइल्ड को मिलते हैं। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि यहाँ पे ये जो बच्चा है ये ऑफन है, इसको इसके पेरेंट्स का नहीं पता है कुछ, और इसीलिए यहाँ पे ये वाली नौबत आती नहीं कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स से अलग करना पड़े। बस यहाँ पे लीगल एंटाइटलमेंट हो जाता है, लीगली ये जो बच्चा है किसी फैमिली से बिलोंग करने लगता है और इससे सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं। ठीक है। तो ये होता है अडॉप्शन में। लेकिन इसके लिए मेजरली 2 लॉज हैं हमारे देश में। ठीक है। कौन कौन से 2 लॉज हैं, देखो एक तो है हामा, हामा यानी कि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956। अब देखो जो ये हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, इसमें होता क्या है कि इसमें अगर बच्चा एक हिंदू परिवार से है और वो जो पेरेंट्स हैं, बच्चा है, सबकी सहमति से ये बच्चा दूसरे परिवार में जाने को तैयार है, दूसरे हिंदू परिवार में जाने को तैयार है, तो इस तरह का जो अडॉप्शन होता है वो इस हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंतर्गत होगा। ओके। और इसमें जो हिंदू पेरेंट है या गार्जियन है वो बच्चे को अडॉप्शन के लिए दे सकते हैं किसी और हिंदू पेरेंट को।
ओके। और ये जो एक्ट है ये कैसे होगा, ये एक्ट जो है ये सिर्फ हिंदू फैमिलीज के बीच में हो सकता है, और उस बच्चे के लिए यहाँ पे अडॉप्शन हो सकता है जिसके पेरेंट्स का पता है, ठीक है, जिसके पेरेंट्स हैं। यहाँ पे वो बच्चे जो ऑर्फन्ड हैं या अबेंडन्ड हैं या सरेंडर्ड चाइल्ड हैं, उनका अडॉप्शन इसके अंतर्गत नहीं हो सकता, ना ही इंटर कंट्री अडॉप्शन यहाँ पे अलाउड है अंडर हामा, अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। दूसरा एक्ट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015। इसमें क्या होता है, इसमें सारे रिलीजन के जो बच्चे हैं उनका अडॉप्शन हो सकता है, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो या सिख हो, ठीक है। इन सभी जो रिलीजन है इनके बच्चों का अडॉप्शन वगैरह लीगली इस प्रोसीजर के थ्रू हो सकता है। यहाँ पे जो ऑर्फन बच्चे हैं या अबैंडन्ड हैं, सरेंडर्ड बच्चे हैं, उन सभी को यहाँ पे अडॉप्शन वगैरह सारी प्रोसीजर इस एक्ट के अंतर्गत हो सकती है, ओके। और यहाँ पे याद रखना ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंतर्गत हो रहा है। तो दो तरह के एक्ट्स हैं, एक है हिंदू अडॉप्शन एक्ट और एक है जुवेनाइल जस्टिस अडॉप्शन एक्ट, ठीक है। तो दोनों एक्ट जो हैं उसमें डिफरेंस क्या है, आई होप समझ गए। अब देखो यहाँ पे पूरा इशू क्या है, इशू ये है कि हमारे जो पार्लियामेंट्री पैनल है, पार्लियामेंट ने कुछ चेंजेस किए गए हैं, ठीक है, कुछ चेंजेस किए गए हैं इस अडॉप्शन के प्रोसीजर में। चेंजेस ये हुए हैं कि यहाँ पे पहले कोर्ट के पास जाता था जो भी यहाँ पे प्रोसीजर हुआ करता था, तो पहले ये अडॉप्शन ऑर्डर्स कोर्ट दिया करता था, अब ये अडॉप्शन ऑर्डर्स देने की जो पावर है वो दे दी गई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, यानी कि डीएम को, ओके। तो इसको लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है, एक्टिविस्ट हो गए, पेरेंट्स हो गए, उनका कहना ये है कि कोर्ट में समय लगता था, डिले होता था, हम इसकी शिकायत करते थे कि बहुत डिले हो रहा है अडॉप्शन में, 3-3 साल लग जाते थे सिर्फ अडॉप्शन करने के लिए, ठीक है, प्रोसीजर्स के लिए। अब आपने ये जो पूरी फाइलें उठा के डीएम में दे दी, यानी कि गवर्नमेंट के ऑफिस में दे दी है, अब हमारे में हमें इसके लिए, इस प्रोसीजर के लिए और टाइम लगेगा और डिले होगा। तो अडॉप्शन में और टाइम ना लगे इसकी कोशिश कर रहे हैं सारे एक्टिविस्ट, सारे जो पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं अडॉप्शन में। तो अभी इनका कहना है कि आपने अगर डीएम ऑफिस तक पहुंचाती है बात तो अब तो और ज्यादा डिले होगा, ठीक है। तो ये इसको लेकर पूरी कंट्रोवर्सी अभी बनी हुई है, ओके। और यहाँ पे चेंज किस में किया गया है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है 2015 का, उसमें चेंजेस किए गए हैं, और उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि डीएम डिसाइड करेगा, डीएम ऑर्डर करेगा अडॉप्शन के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंसर्न मैंने बता दिया कि यहाँ पे मेन कंसर्न है डिले का, ठीक है, कि कहीं बहुत ज्यादा देर ना हो जाए। अभी क्या होता है कि अगर आपको अडॉप्शन के लिए कोई पिटीशन फाइल करनी है, तो अभी क्या होता है कि आप यहाँ पे रजिस्टर करते हो, पेरेंट जो है, जो डिजायरेबल, जो डिजायर करता है कि हम पेरेंट बने, हम बच्चे को अडॉप्ट करें, वो यहाँ पे अडॉप्शन के लिए रजिस्टर करेगा। रजिस्टर करने के बाद एक होम स्टडी रिपोर्ट बनाई जाती है कि बच्चे का जहाँ पे भी घर जाने वाला है, वो जिस भी घर में जाने वाला है उसको स्टडी किया जाता है कि माहौल कैसा है, लोग कैसे हैं, ढंग से सब रखेंगे कि नहीं रखेंगे, ये होम स्टडी रिपोर्ट होती है। और इसके बाद जो अडॉप्शन के पहले प्री अडॉप्शन एक फेज होता है जिसमें फॉस्टर पेरेंट्स आप बनते हो, यानी कि आप सारा जो खर्चा वगैरह है वो उठाओगे, उसको बच्चे को आप अपने परिवार में रख सकते हो, लेकिन ये एक तरह का प्रोबेशन पीरियड होगा कि चेक कर रहे हैं कि आप ढंग से रख रहे हो बच्चे को कि नहीं रख रहे हो, और उसके बाद आपको फाइनली अडॉप्शन होता है, ठीक है। तो फाइनली अडॉप्शन का प्रोसीजर खत्म होता है। अब ये पूरा इतना बड़ा प्रोसीजर होता है, इसमें बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं उसका स्कूल में एडमिशन कराते हैं, उसका हेल्थ इंश्योरेंस ले ले, लेकिन ये सब कुछ कर ही नहीं पाते, क्यों, क्योंकि प्रोसीजर ही कंप्लीट नहीं हुआ है, बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं मिला है, कुछ नहीं हमारे पास, ठीक है। और इसमें जो बॉडी है इंक्लूडेड वो है कारा, सेंट्रल अडॉप्शन एंड रिसोर्स अथॉरिटी, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि 1000 से ज्यादा जो अडॉप्शन है आज की डेट में पेंडिंग है, ओके। और 1000 से ज्यादा अडॉप्शन जो पेंडिंग है उसमें सोचो इतने सारे बच्चे हैं जो वेट कर रहे हैं एक परिवार मिलने का। दूसरी चीज ये कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी हैंडलिंग को लेकर क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि क्या ये इतनी तेजी से इन केसेस को हैंडल कर पाएंगे, ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के ऊपर इतना प्रेशर रहता है। इसके साथ देखो अभी तक अडॉप्शन कैसे चल रहा था, मैंने बताया हामा एक हिंदू अडॉप्शन एक्ट है और एक है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इन दोनों के अंतर्गत यहाँ पे अभी तक अडॉप्शन हो रहा था। अभी देखो ये भी कहा जा रहा है कि जो हिंदू अडॉप्शन एक्ट है ना, इसमें इसमें कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स क्या है कि ये जो है जनरली अडॉप्शन लॉज जो होने चाहिए वो चाइल्ड सेंट्रिक होने चाहिए, ठीक है, चाइल्ड सेंट्रिक, यानी कि जिस बच्चे का अडॉप्शन हो रहा है उसके हितों को ध्यान में रख के, उसके बेनिफिट्स को ध्यान में रख के बनाया जाना होना चाहिए। लेकिन ये हिंदू एक्ट जो है, हिंदू मेंटेनेंस एक्ट जो है, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये चाइल्ड सेंट्रिक ना होकर पेरेंट सेंट्रिक है, क्योंकि पेरेंट्स जो है इससे पहले सिर्फ लड़कों को, जो हिंदू पेरेंट्स हैं जनरली देखा जाता था कि ये हामा एक्ट के अंतर्गत सिर्फ लड़कों को अडॉप्ट किया जा रहा था, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारा कुल कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा, इसीलिए सन्स को अडॉप्ट किया जा रहा था, ठीक है। लेकिन आगे जाके बात हुई कि नहीं भाई, कन्यादान इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट रिचुअल, 16 संस्कारों में से एक है हिंदू सोसाइटी में, तो संस्कार करना जरूरी है, कन्यादान करना, इसीलिए डॉटर्स को भी अडॉप्ट करने लगे लोग, ठीक है। तो बेसिकली ये सब जो है पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस, पेरेंट्स की नीड्स को देखते हुए हो रहा है। यहाँ पे कुछ एक्टिविस्ट कहते हैं कि यहाँ पे सब कुछ अब
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत होना चाहिए और इसमें भी कुछ चेंजेस की हमें जरूरत है। ओके, अभी देखो जब 2015 में मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री जो थी उसमें मिनिस्टर कौन थी, मेनका गांधी जी थी। तो उन्होंने क्या किया था, पूरे अडॉप्शन प्रोसीजर को सेंट्रलाइज कर दिया और कारा जो अथॉरिटी है, मैंने बताया ना कारा, कारा जो चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, इसे एम्पावर कर देता है कि ये हर तरह का डिसीजन अब अडॉप्शन को लेकर ले सकता है। ठीक है, तो अभी बात ये है कि अभी क्या होता है ना कि इतना लंबा जो टेन्योर बीच में बच जाता है, जैसे 3 साल 4 साल में अडॉप्शन पूरा हो रहा है, इसका फायदा बहुत उठाता है ऑर्गेनाइज क्राइम सेक्टर। यहाँ पे बच्चों की ट्रैफिकिंग हो रही है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, ह्यूमन रिसोर्स ट्रैफिकिंग हो रही है बिकॉज ऑफ दिस लूप होल्स। ओके, तो ये लूप होल हमें ठीक करने की जरूरत है। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। थर्ड स्टेल्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A तारागिरी लॉन्च्ड इन मुंबई। तो देखो हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो 17A एक प्रोजेक्ट है हमारा, स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाता है। स्टेल्थ फ्रिगेट्स यानी कि ऐसे फ्रिगेट्स, ऐसे शिप्स, ऐसे नेवल वेसल्स जो कि आसानी से छुप सकें। इस तरह के जो फ्रिगेट्स हैं वो बन रहे हैं अंडर प्रोजेक्ट 17A। और इस पूरे प्रोजेक्ट 17A का एक्चुअल नाम है नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स। ओके, अब देखो इसमें तीसरा फ्रिगेट बनके तैयार होने जा रहा है, तो इसका नाम क्या है, नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स। अच्छा याद रखना, यहाँ पे जो भी पहला जो भी प्रोडक्ट बनता है ना, जैसे प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत जो फ्रिगेट पहला बना है वो नीलगिरी फ्रिगेट है, तो इसी के नाम पे पूरे सातों के सातों जो बनेंगे फ्रिगेट्स उसी के नाम पे बन रहे हैं। ठीक है, नीलगिरी क्लास के नाम पे। ओके, इनके नाम अपने अलग अलग हैं। तो प्रोजेक्ट 17A है क्या, तो देखो यहाँ पे स्टेल्थ फ्रिगेट बनाने का एक पूरा प्रोजेक्ट है। ठीक है, और ये जो है इसके अंतर्गत 7 फ्रिगेट्स बनाए जाने हैं, जिसमें से तारागिरी जो है उसे लॉन्च किया गया है मुंबई में। तो ये देखो यहाँ पे जो ये लॉन्च कहाँ हुआ है, मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में हुआ है और यहाँ पे इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी यूज की गई है। इस शिप को यहाँ पे 2025 तक हो सकता है ये इंटीग्रेट कर दिया जाए, ठीक है, हमारे नेवी में। और इसकी पहली शिप थी नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी जिसको 2019 में लॉन्च कर दिया गया था और अभी 2024 में होगी। ठीक है, इसकी प्रॉपर इसका ट्रायल्स वगैरह कंप्लीट होंगे। और इसके बाद सेकंड जो थी, सेकंड का नाम क्या था, देखो सेकंड का नाम था उदयगिरी। ओके, उदयगिरी। तो ये जो है अभी अभी इसकी भी लॉन्चिंग हो चुकी है। अब इसमें याद रखना कि ये इंडिजीनियसली डेवलप कर रहे हैं हम, ये तारागिरी, उदयगिरी, नीलगिरी, इन सभी फ्रिगेट्स को हम इंडिजीनियसली यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। और इसमें कई सारी फैसिलिटीज भी इंक्लूडेड है, जैसे कि इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है, क्लास वर्ल्ड क्लास मॉड्यूलर फैसिलिटीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है। और इसमें कई सारी मिसाइल्स जो है वो ऐड हो सकती है, यानी कि जैसे ब्रह्मोस जैसी मिसाइल्स भी आप इस पे ऐड कर सकते हो। तो सुपरसोनिक मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम भी इस पे ऐड हो सकता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिफेंस सेक्टर के लिए, स्पेशली जीएस पेपर 3 के लिए। इस तरह के क्वेश्चन आप प्रीलिम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, तो प्रोजेक्ट 17A है जो है, ये 17 प्रोजेक्ट 17 फ्रिगेट्स जो बना था, P17 फ्रिगेट्स एक पहला प्रोजेक्ट था जिसको शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स का नाम भी दिया जाता है। तो प्रोजेक्ट 17 के बाद प्रोजेक्ट 17A आया है, यानी कि शिवालिक क्लास के बाद अब नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स बनना शुरू हुए हैं। स्टेल्थ फैसिलिटीज यानी कि छुपके वार करने की फैसिलिटीज बहुत स्ट्रांग है इनके अंतर्गत। ओके, और ये इंडियन नेवी के लिए बनाया जा रहा है बाय मजगांव डॉक शिप लिमिटेड और गार्डन रीच शिप लिमिटेड। ओके, ये दो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके अंदर लगी हुई हैं। ओके, इसमें ब्रह्मोस हो गया जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जो यहाँ पे देखो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल हो गए, या फिर इंडिजीनियस सोनार, ट्रिपल ट्यूब हैवी टॉर्पीडो लॉन्चर, ये सब इस पे हम लॉन्च कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रिगेट्स हैं, याद रखना। पहली थी नीलगिरी, दूसरी थी उदयगिरी और तीसरी अब आ रही तारागिरी। ओके, 7 हैं टोटल, 7 हैं इसके अंतर्गत 17A के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू समवॉट रिलेटेड टू एथिक्स। ओके, तो देखो ये जो आर्टिकल है ये क्या बात करता है, एक आईपीएस ऑफिसर है। ठीक है, इनका नाम क्या है, आईपीएस ऑफिसर का नाम यहाँ पे देखो तेजस्वी सचपुते। ओके, इन्होंने यहाँ पे सोलापुर जो है यहाँ पे काम करना शुरू किया। इनकी पोस्टिंग हुई एज एन एसपी इन अक्टूबर 2020। इनको समझ में आया कि यहाँ पे जो इलिसिट लिकर जो है, नकली लिकर या इलिसिट लिकर का बहुत ज्यादा कारोबार बिखरा हुआ है, फैला हुआ है। एक मतलब ये है, एक लिकर माफिया यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, जिसके कारण कई सारे लोगों की जान जा रही है, जिसके कारण गलत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स भी हो रहे हैं, गलत गलत तरीके से यहाँ पे क्राइम्स चल रहे हैं। तो ये सारे इशू समझ में आए इनको। तो इन्होंने समझा कि यहाँ पे इशू क्या है, इलिसिट
लिकर का इशू है। सबसे पहले इन्होंने आइडेंटिफाई किया दिस विथ हर एप्टीट्यूड। ओके, तो एप्टीट्यूड से इन्होंने आइडेंटिफाई किया, और एप्टीट्यूड डेवलप करना है अगर आपको, तो आपके लिए क्या जरूरी है, आप एप्टीट्यूड कैसे डेवलप करते हो, अगर कहीं पे आपकी पोस्टिंग होगी तो आप कैसे एप्टीट्यूड डेवलप करोगे उस रीजन का, आप वहां के लोगों से मिलोगे। तो इन्होंने वही किया, यहाँ पे सोसाइटी जो थी यहाँ की, उनके साथ कुछ वक्त बिताया, लोगों से मिली, और अल्टीमेटली अपना एप्टीट्यूड तैयार किया। उसके बाद इनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड था कि भाई चेंज लाएंगे, और चेंज कैसे लाएंगे उसका भी इनका अपना तरीका था। चेंज लाने का तरीका इन्होंने सोचा परसुएशन एंड सोशल कंट्रोल को। ठीक है, परसुएशन एंड सोशल कंट्रोल, यानी कि लोगों को समझाया बुझाया, अवेयरनेस फैलाई, कन्विंस किया, देखो ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, एक क्रेडिबिलिटी भी आ गई ना कि एक इतनी बड़ी ऑफिसर हमको समझा रही है। तो इसके थ्रू, परसुएशन एंड सोशल कंट्रोल के थ्रू इन्होंने समझाया लोगों को, और अब काफी हद तक शोलापुर की जो ये प्रॉब्लम है इलिसिट लिकर वाली, वो कम हो गई है। तो इन्होंने किस चीज का सहारा लिया, यहाँ पे सॉफ्ट पुलिसिंग का सहारा लिया। ठीक है, तो आप इन सभी टॉपिक्स में इस एग्जाम्पल को फिट कर सकते हो, कंपैशन में फिट कर सकते हो, एप्टीट्यूड में, एटीट्यूड में, और परसुएशन में, सोशल कंट्रोल में, इन सभी चीजों में आप सॉफ्ट पुलिसिंग का जो ये आइडिया है इसको यूज कर सकते हो। सॉफ्ट पुलिसिंग का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि आपको डंडे मार के या लाठी चार्ज करके या आपको अंदर डाल के ये चेंज लाया गया है। ये चेंज लाया गया है सॉफ्ट तरीकों से, जैसे कि कन्विंस करके, परसुएड करके, ठीक है, लोगों में अवेयरनेस फैला के कि देखो ऐसा होगा अगर आप इलिसिट लिकर कंज्यूम करते हो या बनाते हो तो। एक और इशू यहाँ पे समझ में आता है इसके अंतर्गत, यहाँ पे कंपैशन का एग्जांपल कैसे देखने को मिलता है। जब ये आईपीएस ऑफिसर लोगों से मिली तो देखा गया कि मोस्टली बंजारा जो ट्राइब है उसके लोग ये इलिसिट लिकर बना रहे हैं। इनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो इन्होंने बताया कि हमें डी नोटिफाइड ट्राइब का दर्जा दिया गया है, ठीक है, और ब्रिटिशर्स हमें क्रिमिनल ट्राइब कहते थे। तो एक तरह से ये स्टीरियोटाइप, ये नोशन है कि जो भी हमारी कम्युनिटी के लोग हैं वो क्रिमिनल्स हैं, तो हमें कोई काम नहीं देता, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं देता, तो हम क्या करें, अल्टीमेटली यही करना पड़ता है। तो इन्होंने इसके लिए भी कुछ सारे प्रोविजंस बनाए हैं, इन्हें भी यहाँ पे, जैसे लोन, जैसे यहाँ पे बताऊँ क्या क्या इन्होंने प्रोविजंस किए, कि यहाँ पे बैंक लोन्स वगैरह जो मिलना हो, अगर बंजारा ट्राइब को कौन देगा बैंक लोन, इनके पास कोई सिक्योरिटी तो है नहीं, उल्टा इनके ऊपर तो स्टीरियोटाइप भी है कि तुम तो क्रिमिनल हो। तो इसकी गारंटी पुलिस ने ली कि तुम बैंक लोन लो, हम तुम्हारी गारंटी लेंगे। ठीक है, इस तरह से सोशल चेंज लाने की कोशिश करी, वोकेशनल ट्रेनिंग्स चालू करवाई पुलिस ने, वर्कशॉप्स ऐसी चालू करवाई इस डिपार्टमेंट ने। तो इस तरह से सॉफ्ट पुलिसिंग ने हेल्प किया कि ये पूरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो है उसका आसानी से अंत हो पाया। ओके, इस तरह के जो एग्जाम्पल्स आपको यूज करने हैं अपने आर्टिकल्स में, अपने एग्जाम्पल्स में, अपने जो क्वेश्चंस लिखोगे मेंस के या एसेज लिखोगे उसमें। ओके, नेक्स्ट है हमारा आज का एडिटोरियल, जो कि बात करते हैं इंडिया बांग्लादेश टाइज की। तो इंडिया बांग्लादेश के बारे में एडिटोरियल डिस्कस करें उससे पहले कुछ बैकग्राउंड बता देती हूँ। इंडिया बांग्लादेश जो है इसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। आपको पता होगा कि बांग्लादेश पहले जो था ये था ईस्ट पाकिस्तान। ओके, ईस्ट पाकिस्तान था, और यहाँ पे बहुत एट्रोसिटीज हो रही थी, तो अल्टीमेटली ईस्ट पाकिस्तान ने आवाज उठाई कि हमें अलग होना है पाकिस्तान से। इंडिया ने मदद करी कि भाई ठीक है चलो हम तुम्हें लिबरेशन दिलवाएंगे। तो इंडिया ने लिबरेट करवाया बांग्लादेश को। उल्टा इंडिया ने बांग्लादेश के लिए लड़ाई लड़ी खुद से। 1971 की जो वॉर है इंडिया पाकिस्तान की, दैट इज फॉर द बांग्लादेश लिबरेशन। ओके, और इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो हिस्टोरिकल टाइज, सिविलाइजेशनल टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अभी इस आर्टिकल में भी बताऊंगी किस किस तरह से हिस्टोरिकल टाइज और स्ट्रॉन्ग हो गए। दूसरी चीज हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। हम नेबर्स को अपने बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और इसीलिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में हमने बांग्लादेश को भी रखा है। देन देखो हमारे, हमने कई सारी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज किया, जैसे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हमने किया, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट किया, उसमें हमने अपने ज्यादा इनक्लेव दिए, 111 इनक्लेव हमने दिए उनसे, उसके बदले हमने यहाँ पे कम इनक्लेव लिए। ठीक है, तो ज्यादा लैंड दिया, कम लैंड वापस लिया। उसके अलावा देखो कुछ इश्यूज हैं, जैसे न्यू मुरे आइलैंड के ऊपर इशू था। ठीक है, इसको तो अब रिजॉल्व कर दिया गया है, अभी ये न्यू मुरे आइलैंड इंडिया के हिस्से में आ चुका है। इलीगल इमिग्रेशन का भी एक बहुत बड़ा इशू है, स्मगलिंग का इशू है। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी बहुत इशू है, और रेफ्यूजीज का इशू है बहुत ज्यादा। ठीक है, और तीस्ता रिवर के ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट अभी तक चल रहा है। तो ये सारे कुछ बैकग्राउंड न्यूज मैंने आपको बताई। अब देखो आते हैं आर्टिकल के ऊपर। आर्टिकल ये कहता है कि अभी हमारे देश में आई थी शेख हसीना। ठीक है, जो यहाँ की बांग्लादेश की लीडर हैं, ये आई थी यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जी, ये आई थी इंडिया में, और काफी कुछ बातचीत हुई। तो कुल मिला के आउटकम क्या निकला ये बात हो रही है। देखो पहले तो इनके यहाँ पे समझना एक्सपेक्टेशन क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। शेख हसीना के जो फादर थे उनको यहाँ पे बहुत सपोर्ट किया था इंडिया ने। जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ, वो क्यों हुआ था, क्योंकि शेख हसीना के जो फादर थे यहाँ पे वो जीते थे। ठीक है, इलेक्शन जीते थे, लेकिन उन्हें प्राइम मिनिस्टर कोई
नहीं बना रहा था, उनको यहाँ पे पॉलिटिकल पावर्स जो थे, बंगाली लोग जो थे बांग्लादेश के, उनको कोई पॉलिटिकल पावर नहीं देना चाह रहा था। तब जाके इंडिया ने मदद करी थी। बांग्लादेश के जो ये लीडर थे, शेख हसीना जी के फादर शेख मुजीबुर रहमान जी, इन्हें यहाँ पे डिटेन कर लिया था पाकिस्तान की आर्मी ने। तब इंडिया ने मदद करी थी शेख हसीना की और इनकी पूरी फैमिली की। ओके, इंदिरा गांधी जी जो थी हमारे देश की प्रधानमंत्री, उन्होंने मदद की थी और उन्होंने ही अल्टीमेटली बांग्लादेश को लिबरेट कराया था। तो इसीलिए शेख हसीना जो है यहाँ की प्राइम मिनिस्टर, उनका एक झुकाव हमेशा से रहा है इंडिया की तरफ। ओके, और हमेशा से इंडिया को एज अ फ्रेंड, एज अ पार्टनर ट्रीट किया है बांग्लादेश ने, बिकॉज ऑफ दैट हिस्ट्री। ओके, अब देखो ये पर्सनल रिलेशनशिप हो गई ना, कि यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने पर्सनल रिलेशनशिप बनाई थी इंडिया के साथ, क्योंकि उन्हें उनकी फैमिली को सहारा इंडिया ने दिया था। ठीक है, अब देखो लेकिन कुछ इश्यूज अभी भी दोनों के बीच में चल रहे हैं, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। पहला इशू है रोहिंग्यास का। अब रोहिंग्यास जो है आ रहे हैं कहाँ से? म्यांमार से आ रहे हैं रोहिंग्यास, आ रहे हैं इंडिया में, बांग्लादेश में मेजोरिटी रही हुई है। अब इंडिया बार बार बोल रहा है कि हम वापस भेजेंगे, या तो हम बांग्लादेश में भेजें या तो म्यांमार में भेजें। बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर आई, उन्होंने बोला भाई आप तो इतनी बड़ी कंट्री हो, आप तो देश की इतनी अच्छी इकोनॉमी चल रही है, वन ऑफ द हाईएस्ट इकोनॉमीज में आप शामिल हो गए हो, तो अब आप इनको आप संभालो ना रोहिंग्यास को, हम उल्टा आपके देश में भेजते हैं, आप जहां भेजना है, म्यांमार में भेजना है या जहां भेजना है भेजना। तो हमने बोला ऐसा थोड़ी चलेगा, हमने बोला कि हाँ भाई तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन ऐसा थोड़ी कि हम अपने माथे पे ले लें सब कुछ। तो एक इशू ऑफ कंटेंशन हो गया रोहिंग्यास। दूसरा, देखो दूसरा इशू यहाँ पे है हमारा रिवर तीस्ता। ओके, रिवर तीस्ता हमारा एक मेजर इशू है। तीस्ता रिवर के ऊपर अभी भी एक फाइनल डिसीजन नहीं बन पा रहा है कि क्या यहाँ पे किया जाए फॉर द तीस्ता इशू। ओके, इसके अलावा देखो यहाँ पे अभी कुछ रिवर्स हैं जो बॉर्डर रिवर्स हैं, जैसे कोशियारा रिवर, इनकी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बातचीत हो गई है। लेकिन तीस्ता के लिए बांग्लादेश जा रहा है कि 50-50 करते हैं, और हम यहाँ पे 50-50 सेंट्रल गवर्नमेंट तो करने को तैयार है, लेकिन वेस्ट बंगाल नहीं चाहता, क्योंकि वेस्ट बंगाल बहुत ज्यादा डिपेंड करता है तीस्ता रिवर के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे ये एक इशू है। तीसरा इशू क्या है? देखो तीसरा इशू है कि इंडिया को नहीं पसंद आ रहा कि बांग्लादेश जो है धीरे धीरे चाइना के पास जा रहा है। तो चाइना फैक्टर बीच में अड़ रहा है, चाइना के पास क्लोज हो रहा है, धीरे धीरे अलाइंड हो रहा है चाइना की तरफ। कौन? बांग्लादेश। और ये इंडिया को पसंद नहीं आ रहा, और इसमें बांग्लादेश को भी पसंद नहीं आ रहा कि इंडिया क्यों इंटरफेयर कर रहा है। हम खुद से देखेंगे ना, हम सॉवरेन कंट्री हैं। तो ये एक इशू है। चौथा इशू देखो ये है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, अपने आप को कहती है, बांग्लादेश की गवर्नमेंट बोलती है कि हम सेकुलर गवर्नमेंट है। अब इंडिया जो है कई बार क्रिटिसाइज कर चुका है कि बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी जो है उसके ऊपर अटैक हो रहे हैं। वैसे ही अब बांग्लादेश बोल रहा है कि ऐसे तो इंडिया में भी मुस्लिम माइनॉरिटी के ऊपर अटैक हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक हो रहे हैं। बांग्लादेश ने ऐसा कहा कि हिंदूज के ऊपर अटैक हो रहे हैं अगर बांग्लादेश में, तो आपके यहाँ पे भी आपकी माइनॉरिटी के ऊपर अटैक हो रहे हैं। तो ये भी एक इशू ऑफ कंटेंशन है कि माइनॉरिटीज के लिए दोनों कंट्रीज आपस में भिड़ रही हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेजर इश्यूज हैं। अब देखो आउटकम्स क्या आए, जो शेख हसीना जी यहाँ पे आई उसके आउटकम्स क्या निकले। तो आउटकम तो देखो एक तो चीज ये निकली कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे हुए। अभी देखो ये साल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन को 50 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, 2022 में हमारी 1972 में हमने एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी आपस में, इंडिया और बांग्लादेश ने, वहां से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुए, और अब हमारे 50 साल कंप्लीट हो रहे हैं। यहाँ के जो नेशनल लीडर है मुजीबुर रहमान जी, उनकी भी 50th एनिवर्सरी है। ठीक है, उनकी भी एनिवर्सरी यहाँ पे गोल्डन जुबली कंप्लीट हो रही है, और हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन भी 50 ईयर्स मना रहे हैं हम यहाँ पे, और इनफैक्ट बांग्लादेश को बने हुए भी 50 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं आज। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। अब देखो ऐसे में क्या क्या स्पेसिफिक आउटकम आए ये देख लो, बात कर लेते हैं इसकी। तो पहला आया कि सिक्योरिटी कोऑपरेशन हम करेंगे आपस में। ठीक है, जैसे आपको पता है हम बिम्स्टेक के थ्रू जुड़े हुए हैं, बिम्स्टेक के थ्रू हमने कनेक्टिविटी में अपने अच्छा किया है, लाइक कनेक्टिविटी में भी हम जुड़े हुए हैं इंडिया बांग्लादेश। जैसे आपको पता होगा BBIN प्रोजेक्ट, भूटान बांग्लादेश इंडिया नेपाल, ये एक प्रोजेक्ट है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, पेट्रोलियम पाइपलाइन वगैरह से रिलेटेड है। और बिम्स्टेक में भी हम साथ में हैं। ठीक है, सार्क में भी हम साथ में हैं। तो कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम साथ में आते हैं। सिक्योरिटी कॉपरेशन के ऊपर बात हुई। इसके अलावा बात हुई कि टेररिज्म को कम करेंगे, बॉर्डर क्राइम्स वगैरह है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। साथ में यहाँ पे दोनों कंट्रीज जो है सप्लाई चेन को लेकर काम करने वाली हैं। यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ है, और ये बात हुई है कि ट्रेड में आपस में अच्छा डील करेंगे। कनेक्टिविटी के ऊपर भी बात हुई है, इनलैंड वाटरवेज, शिपिंग हो गई, इन सभी के लिए अच्छा काम करेंगे। और साथ में इकोनॉमिक रिलेशंस को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। बायलैटरल ट्रेड जो है हमारा, वो यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट है जिसको टच कर चुका है। जैसे $18 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड हमारे बीच में हो रहा है। लॉजिस्टिक्स का कुछ इशू है, इसको भी रिजॉल्व करने की बातचीत हुई है। और साथ में अभी रोहिंग्यास को भी हम अच्छे से यहाँ पे इनका भी निपटारा कर दें, रोहिंग्यास को भी हम प्रॉपरली रिहेबिलिटेट कर दें, या फिर वापस रिपैट्रिएशन करना है तो वो कर दें, इसके ऊपर भी बातचीत हुई है।
ओके तो अल्टीमेटली इंडिया जो है अच्छी स्टेज में है, लेकिन अभी देखो बांग्लादेश जो है उसके ऊपर कोविड का इम्पैक्ट है, यूक्रेन वॉर का, फ्यूल प्राइस राइस का इम्पैक्ट है। इसमें इंडिया मदद कर सकता है और इसके लिए यहाँ पे इंडिया को बांग्लादेश के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। इसमें हम जो फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह जैसी आसपास की सिचुएशन बन रही है श्रीलंका में, पाकिस्तान में, वैसी सिचुएशन एटलीस्ट बांग्लादेश में ना बने, क्योंकि इंडिया इज ऑलवेज कंसिडर्ड दिस थिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट हमारा अगर आसपास का एरिया, हमारा नेबरहुड स्टेबल है तो हम स्टेबल हैं। तो ये एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करने के लिए, फंडामेंटलिज्म को काउंटर करने के लिए, ये क्राइसिस को, इकोनॉमिक क्राइसिस को काउंटर करने के लिए हमें बांग्लादेश के साथ कंटिन्यूसली इंगेज करने की जरूरत है। ओके तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। नाउ देखो आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन ये है, ये प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है, इसका जवाब मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आई बी एक्सपेक्टिंग द आंसर्स ऑफ दिस, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है। ओके और नेक्स्ट है ये क्वेश्चन फॉर द आंसर राइटिंग पर्पस। ओके तो आपको क्या करना है, जो बांग्लादेश वाला आर्टिकल हमने देखा उसको थोड़ा और डेप्थ में पढ़ो, और फिर इस आर्टिकल का, इस आंसर का, इस क्वेश्चन का जवाब दो। ठीक है, लिखो इस आंसर को 150 वर्ड्स में, और भेजना कहाँ पे है, भेजना है इस ग्रुप पे, मयूरी भागवानी यूपीएससी। ओके इस ग्रुप पे इसको भेजो, और देन आई रिव्यू इट, विल रिव्यू इट, पीयर, आपका पीयर रिव्यू भी होगा, मैं भी रिव्यू करूंगी, और फिर आपको मेंटरशिप कॉल्स भी मिलेंगे। ओके तो आज जिन लोगों के भी नाम मैंने लिए हैं मेंटरशिप कॉल्स के लिए, वो लोग प्लीज मुझे मेल कर देना, क्योंकि अदरवाइज आई हैव नो ऑप्शन टू कनेक्ट विथ यू। ओके तो आप लोग मुझे मेल जरूर कर देना। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, और देखो नई शुरुआत करी है आज से आईएएस श्योर शॉट के नाम से, तो इसे हमें सार्थक बनाना है। ठीक है, हम कोशिश यही करेंगे कि आपको आईएएस बना के ही माने, बना के ही छोड़े। तो अल्टीमेटली ये करने के लिए हमें चाहिए आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट, और इस सपोर्ट के लिए आई वॉन्ट यू ऑल गाइज टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ओके तो दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।